यह कहानी देखने से पहले इसका पहला पार्ट जरूर देखें। उसे लगता घर में जैसे टॉयलेट होता है, ऐसे एक टॉयलेट भी होना चाहिए जहां खड़े होकर वो अपना गुबार निकाल ले, जंजीर खींचकर बातें बहा दे और एक सभ्य शांत मुद्रा से बाहर आ जाए। उसे यह भी बड़ा अजीब लगता कि वह लगातार ऐसे लोगों से मुखातिब है जिन्हें इसके इस भारी भरकम शब्दकोश की जरूरत ही नहीं। घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए सिर्फ दो शब्दों की दरकार थी, जी और हाँ जी। उसने अपने जैसी कई स्त्रियों से बात करके देखा, सब अपने घर बार की तारीफ करती। गीता को लगता उसी में शायद कोई कमी है जो वह इस तरह संतोष में लबालब भरकर मेरा परिवार महान के राग नहीं अलाप सकती। रातों को बिस्तर में पड़े पड़े गीता देर तक सोती नहीं, सोचती रहती उसकी नियति क्या है। न जाने कब कैसे एक फुल टाइम गृहिणी बनती गई थी, जबकि उसने जिंदगी की एक बिल्कुल अलग तस्वीर देखी थी। राकेश चाहता था कि गीता एक अच्छी पत्नी की तरह रूटीन का बड़ा हिस्सा अपने ऊपर ओढ़ ले और उसे अपने मौलिक सोच विचार को छोड़ दे। गीता की भी यही उम्मीद थी। सास शिमला घर में इस रूटीन की चौकीदारी तैनात थी। घर की दिनचर्या में जरा सी भी देर सबेर उन्हें बर्दाश्त नहीं थी। गीता जैसे तैसे रोज के काम निपटाती और जब समस्त घर सो जाता, हाथ मुंह धो कपड़े बदल एक बार फिर अपना दिन शुरू करने की कोशिश करती। उसे सोने में काफी देर हो जाती और अगली सुबह उठने में भी। शिमला का हिदायतनामा शुरू हो जाता। यह आधी आधी रात तक बत्ती जलाकर क्या करती रहती है तू? ऐसे कहीं घर चलता है? हिदायतें सही होती पर गीता को बुरी लगती। वह बेमन से झाड़ू झाड़न पोछे का रोज नामचा हाथ में उठा लेती, जबकि उसका दिमाग किताब कागज और कलम की मांग करता रहता। कभी कभी छुट्टी के दिन राकेश घर के कामों में उसकी मदद करता। शिमला उसे टोक देती, ये औरतों वाले काम करता तू अच्छा लगता है? तू तो बिल्कुल जोरू का गुलाम हो गया है। शिमला को संतोष था कि वे परिवार का संचालन बढ़िया कर रही हैं। वे बेटे से कहती, तू फिक्र मत कर, थोड़े दिनों में मैं इसे पटरी पर ले आऊंगी। पटरी पर गीता तब भी नहीं आई। अब तो वो एक बेटे की माँ हो गई। बस इतना बर हुआ कि उसने अपने सभी सवालों का रुख अन्य लोगों से हटाकर राकेश और बच्चों की तरफ कर लिया। बेटा अभी कई सवालों के जवाब देने लायक समझदार नहीं हुआ था, बल्कि लाड़ प्यार से बेटे के अंदर एक तुनक मिजाजी आ बैठी थी। स्कूल से आकर वो दिन भर वीडियो देखता, गाना सुनता, पड़ोसियों के बच्चों से मारपीट करता और जैसे तैसे अपना होमवर्क पार लगाकर सो जाता। राकेश अपने व्यवसाय से बचा हुआ समय अखबारों, पत्रिकाओं और दोस्तों में बिताता। अकेली गीता घर में कैद घटनाहीन दिन बिताती रहती। वह जीवन के पिछले 10 सालों और अगले 20 सालों पर नजर डालती और घबरा जाती। उसे रोज लगता कि उसे अपना जीवन नए सिरे से शुरू करना चाहिए। इसी उद्देश्य से उसने राकेश से कहा, क्यों नहीं हम 2-4 दिन को कहीं घूमने चले? कहाँ? कहीं भी, जैसे मनाली या मुंबई। वहां हमें कौन जानता है। फिजूल में एक नई जगह जाकर क्या फंसना। वहां देखने को बहुत कुछ है। हम घूमेंगे, कुछ नई और नायाब चीजें खरीदेंगे, देखना एकदम फ्रेश हो जाएंगे। ऐसा सब चीजें यहाँ भी मिलती है। सारी दुनिया का दर्शन जब टीवी पर हो जाता है तो वहां जाने में क्या तुक। तुक के सहारे दिन कब तक बिताएंगे। बेटे ने इस बात का मजाक बना लिया। कल को तुम कहोगी अंडमान चलो, घूमेंगे। इसका मतलब हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पड़े पड़े एक दिन मर जाएंगे।
तुम अपने दिमाग का इलाज कराओ। मुझे लगता है तुम्हारे हार्मोन बदल रहे हैं। मुझे लगता है तुम्हारे भी हार्मोन बदल रहे हैं। तुम्हारे अंदर बराबरी का बोलना एक रोग बनता जा रहा है। इन उलूल जुलूल बातों में क्या रखा है? गीता याद करती है वे प्यार के दिन जब उसकी कोई बात बेतुकी नहीं थी। एक इंसान को प्रेमी की तरह जानना और पति की तरह पाना कितना अलग था। जिसे उसने निराला समझा वह कितना औसत निकला। वह नहीं चाहता जीवन के ढर्रे में कोई नयापन या प्रयोग। उसे एक परंपरा चाहिए जी हुजूरी की। उसे एक गांधारी चाहिए जो जानबूझकर न सिर्फ अंधी हो बल्कि गूंगी और बहरी भी। बेटे ने बात दादी तक पहुंचा दी। शिमला एकदम भड़क गई। अपना काम धंधा छोड़कर काका मनाली जाएगा? क्यों? बीवी को सैर कराने। एक हम थे, कभी घर से बाहर पैर नहीं रखा। और अब जो आप तीर्थ के बहाने घूमने जाती हैं वह? गीता से नहीं रहा गया। तीर्थ को तू घूमना कहती है? इतनी खराब जुबान पाई है तूने। कैसे गुजारा होगा तेरी गृहस्थी का? काश गोदरेज कंपनी का कोई ताला होता मुंह पर लगाने वाला, तो ये लोग उसे मेरे मुंह पर जड़कर चाबी सेफ में डाल देते। गीता ने सोचा, सच ऐसे कब तक चलेगा जीवन? गीता का बेटा शहजादों की तरह बर्ताव करता। नाश्ता करने के बाद झूठी प्लेट कमरे में पड़ी रहती मेज पर। दादी ने एकदम बिगाड़ दिया था पोते को। गीता चिल्लाती, यहाँ कोई रूम सर्विस नहीं चल रही है। जाओ अपने जूठे बर्तन रसोई में रख कर आओ। नहीं रखूंगा। क्या कर लोगी? बेटा हिमाकत से कहता। न चाहते हुए भी गीता मार बैठती उसे। एक दिन बेटे ने पलटकर उसे मार दिया। हल्के हाथ से नहीं, भरपूर घूसा मुंह पर। सीखा सन्न रह गई। न केवल उसके शब्द बंद हो गए, जबड़ा भी जाम हो गया। बर्तन बेटे ने फिर भी नहीं उठाए। वे दोपहर तक कमरे में पड़े रहे। घर भर में किसी ने बेटे को गलत नहीं कहा। शिमला एक दर्शक की तरह वारदात देखती रही। उन्होंने कहा, हमेशा गलत बात बोलती हो, इसी से दूसरे का खून खौलता है। शुरू से जैसी तूने ट्रेनिंग दी वैसा वह बन गया है। ये तो बचपन से सिखाने वाली बातें हैं। फिर तू बर्तन उठा देती तो क्या घिस जाता? उन्हीं के शब्द गीता के मुंह से निकल गए। अगर ये रख देता तो इसका क्या घिस जाता? बदतमीज कहीं की, बड़ों से बात करने की अकल नहीं है? शिमला ने कहा। राकेश ने कहा, पहले सिर्फ मुझे सताती थी, अब बेटे का भी शिकार कर रही हो। शिकार तो मैं हूं, तुम सब शिकारी हो, गीता कहना चाहती थी, पर जबड़ा एकदम जाम था। होठ अब तक सूज गया था। गीता ने पाया परिवार में परिवार की शर्तों पर रहते रहते न सिर्फ वह अपनी शकल खो बैठी है, अपनी अभिव्यक्ति भी। उसे ऐसा लगा वह ठूस ले अपने मुंह में कपड़ा या सी डाले इसे लोहे के तार से। उसके शरीर से कहीं कोई आवाज ना निकले, बस उसके हाथ पांव परिवार के काम आते रहे। न निकले इस वक्त मुंह से बोल, लेकिन शब्द उसके अंदर खलबलाते रहेंगे। घर के लोग उसके समस्त बंद कर दे, फिर भी ये शब्द अंदर पड़े रहेंगे, खौलते और खदकते। जब मृत्यु के बाद उसकी चीरफाड़ होगी तो ये शब्द निकल भागेंगे शरीर से और जीती जागती इबारत बन जाएंगे। उसके फेफड़ों से, गले की नली से, अतड़ियों से चिपके हुए शब्द बाहर आकर तीखे, नुकीले, कटीले, जहरीले, असहमति के अग्रलेख बनकर छा जाएंगे घर भर पर। अगर वह इन्हें लिख दे तो वो एक बहुत तेज एसिड का आविष्कार हो जाए। फिलहाल उसका मुंह सूजा हुआ है, पर मुंह बंद रखना चुप रहने की शर्त नहीं है। ये शब्द उसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे हमेशा हमेशा, मगर अपने बेटे को सुधार कर रहेगी वो। दोस्तों, आपकी क्या राय है ये कहानी सुनने के बाद? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, कमेंट करें,
सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों।